नमस्कार दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है आज के इस रिकॉर्डेड सेशन के अंदर। रिकॉर्डेड सेशन करने के दो रीज़न्स हैं। रीज़न पहला है कि जब आप वीडियो देखेंगे तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँगा दिल्ली। मैंने कल ही भारत को जानूँ बैच के अंदर बताया था कि मेरी वाइफ़ की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है बरिस्ता की, एंड उसको वापस लेने आया हूँ और कुछ थोड़ा बहुत काम था हम लोग को, उस करने के लिए मुझे आना पड़ा था। जहाँ पर मुझे जाना था वहाँ मैं नहीं जा पाया बिकॉज़ पूरा प्लान आपका चेंज हुआ है, एंड देयर वाज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि क्लास आपकी ना हो पाती। और कंसिस्टेंसी इज़ की, और जैसा कि मैं बार-बार कहता हूँ, स्किपिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन। उसको मैं फ़ॉलो करने की कोशिश करता हूँ और अपने कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना चाहता, इसीलिए क्लास आपकी हो रही है। अच्छी बात और ख़राब बात दोनों ये है। अच्छी बात ये है कि इस क्लास में जो 11th ऑफ जून का करंट अफेयर्स डिस्कशन पेंडिंग था वो है, ताकि आप कोई ये ना बोल पाए कि सर आपने वो नहीं पढ़ाया, वो है। और दूसरा अगर हम बात करें दूसरा अगर हम बात करें तो ये जो क्लास है वो कवर करेगी। बाकी जो आज की करंट अफेयर्स होगी उनको हम मंडे को थोड़ा टाइम पहले करके शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे मुझे। बस मेरी वही मंशा है कि क्लास जानी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आते हैं नेशनल करंट अफेयर्स का। वैसे तारीख आज 13 जून है, लेकिन 11 जून का करंट अफेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो रिमेंडिंग पार्ट था आपका। मेटा सेटअप करेगा फर्स्ट एआई एनेबल्ड डेटा सेंटर, और ये इंडिया में पहली बार वो आपका दोस्तों सेटअप करेगा। इन सेंटर्स को सेटअप किया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा, और जामनगर में सेटअप किया जाएगा। तो यहाँ पर एक कोलैबोरेशन हुआ है रिलायंस का और मेटा इंडस्ट्रीज का। लोकेशन आपका जामनगर होगा, जहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट एवर रिफाइनरीज भारत की मौजूद है रिलायंस की, और इसका कैपेसिटी होगा 168 मेगावाट्स का। डेटा सेंटर्स को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ी तरह का पॉइंट ऑफ व्यू मेरा भी है, दुनिया का भी है, बिकॉज डेटा सेंटर्स इंपॉर्टेंट तो है बिकॉज ऑब्वियसली दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन इसका एक इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, उसको भी हमें कंसिडर यहाँ पर करना पड़ेगा। तो जो मेटा है वो इनका प्लांट को लीज पे लेगा, और वहीं पर डेटा सेंटर्स को जो है वो सेटअप आपका दोस्तों करने वाला है। तो मेटा जो है वो लीज करेगा 168 मेगावाट का एआई रेडी डेटा सेंटर, और कैपेसिटी होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा। और ये आपका 2028 में आपका ऑपरेशन जो है वो आपके स्टार्ट होंगे। 100% रिन्यूएबल एनर्जी जो है उससे पावर्ड होगा, और 925 मेगावाट में इसमें 837 मेगावाट होगा फ्रॉम क्लीन मैक्स, और 88 मेगावाट होगा फ्रॉम फोर्थ पार्टनर। उनसे ये मिलकर आपका बनेगा। दो यहाँ पर प्लेयर्स हैं, मेटा और जियो। इन्होंने मिलकर $5.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इसके अंदर, और उसके तहत ही पूरा काम किया जाएगा। जियो प्लेटफॉर्म पे मेटा ने 9.98% का स्टॉक भी जो है वो इन्वेस्ट आपका दोस्तों यहाँ पर किया हुआ है। तो मेटा का ये जो प्लांट है वहीं पर, सॉरी रिलायंस का जो प्लांट है वहीं पर आपका ये डेटा सेंटर बनेगा। फिर दोस्तों मौका था यहाँ पर भारत के फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी मौजूद थे, कई और लोग मौजूद थे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का भी एक कोलैबोरेशन था, और वहाँ पर कहा गया कि जो साउथ एशिया है वहाँ पर मिलियंस ऑफ जॉब्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बिलियंस इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग को कर कर। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक, और यहाँ पर जो मेन इनिशिएटिव था उसका नाम था सैपलिंग, जिसका थीम था अनलॉकिंग वैल्यू, एडवांसिंग फूड प्रोसेसिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन साउथ एशिया। उस थीम पर ये आपका बेस था। 9th 10th जून को ये आपका हुआ था अहमदाबाद में, और उसी पे ये किया गया। तो सवाल बनेगा, इन विच सिटी डिड द वर्ल्ड बैंक डिस्कस द सैपलिंग इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज? तो उसका आंसर होगा अहमदाबाद में। इसे दोस्तों जो है वो यहाँ पर आपका किया गया। अब सवाल बनेगा इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए है क्योंकि साउथ एशिया एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, अग्रेरियन इकोनॉमीज है, चाहे भारत की बात करें और देशों की बात करें। दुनिया भर में 43% जो वर्कफोर्स है एग्रीकल्चर में वो साउथ एशिया का है। दुनिया का 16% जीडीपी जो कंट्रीब्यूशन है साउथ एशिया का है। इसी वजह से ये एक रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका दोस्तों बन जाता है। इंडिया की बात करें, इंडिया ने पिछले सालों में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। 1950 में जब हम आज़ादी के 2-3 साल हो चुके थे तो हमने 51 मिलियन टन फूड प्रोडक्शन था। अब प्रोडक्शन आपका 30+ मिलियन फूड ग्रेन्स का है, और अब जो एक्सपोर्ट है वो भी आपका बढ़कर हो चुका है टू $10 बिलियन इन द लास्ट डिकेड। 9% आपका मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू का है, और 13% इंडिया के एक्सपोर्ट्स का यहाँ पर जो हिस्सा है वो आपके सामने दोस्तों जो है वो आता है। इनमें सवाल बन सकता है आपसे, और ये सवाल बहुत बेसिक बनेगा, ये आपका होमवर्क भी है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना,
मैं कम शब्दों में आपको समझा दूंगा कि इनमें से क्वेश्चन बनते कैसे हैं, क्योंकि समय मेरे पास आज बहुत है। पहला यहाँ पर सवाल बनता है, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर ये बेस्ड है। प्लीज़ इसको मुझे आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर आपका ये बेस्ड है। एक तो सवाल ये। सेकंड सवाल यहाँ पर बन सकता है, किस मिनिस्ट्री ने योजना को बनाया है। उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, उनका ही ये योजना है आपका। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का भी पार्ट है आपका, तो इसका नाम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। जहाँ तक मुझे याद है 20,000 करोड़ तक का इसका ओवरऑल बजट भी है, आगे और भी बजट होगा। फिर सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम, जहां पर भारत में जो माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं फूड सेक्टर में, उन्हें ऑर्गेनाइज करना है। तीसरा है जो जिस पे सवाल आरबी सेशन में आया आपका, दैट इज दी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन पूरा नाम है, लिंक्ड है, इंसेंटिव है। सवाल आया था पीएलआई में एल का फुल फॉर्म क्या है, तो वो भी यहाँ पर आती है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग है। ये स्कीम कब लॉन्च हुई, आपका होमवर्क है। इस स्कीम में कहा जाता है कि हर कंपनी जो इसमें एलिजिबल है, अगर वो एक हद से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो उसके इंसेंटिव का, उसके टोटल सेल्स का 4 से 5% तक, इवन उसके ऊपर भी उन्हें इंसेंटिव यहाँ पर मिल पाएगा। इसके लिए वर्ल्ड बैंक, एग्री कनेक्ट, इन लोगों ने भी यहाँ पर टाइप किया है। सैपलिंग का फुल फॉर्म पेपर में आ सकता है। अच्छा, ये जो एग्री कनेक्ट प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड बैंक का, उसमें हमें 300 मिलियन फार्मर्स तक पहुंचना है बाय 2030, कि वो फार्मर्स तक पहुंचना है, उन्हें मार्केट में पहुंचाना है, ताकि मार्केट में डायरेक्टली अपने सामान को सेल कर सके। यहां पर सैपलिंग का रोल आता है। सैपलिंग का फुल फॉर्म है साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ, और ये रीजनल लेवल पर आपका जो है प्रमोशन पर ध्यान देता है। तो उसी को लेकर ये कॉन्फ्रेंस आपका अभी हाल ही में दोस्तों कराया गया। वर्ल्ड बैंक पे सवाल आरबीआई असिस्टेंट में भी आ चुका है, और सवाल आया था वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप को लेकर। अगर सिर्फ वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो मैं, जो भी मेरे प्यारे ज़ॉम्बी है जानते हैं, वर्ल्ड बैंक में आपका आईबीआरडी और आईडी आता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आपका आईबीआरडी, आईडीए, आईसीएसआईडी, मीगा, मां शक्ति और आईएफसी आता है। टोटल 5 आते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। ये सवाल एज इट इज आ चुका है, और आप जो लोग जानते हैं, मैं ये पहले भी करा चुका हूं आपको, और ये आ गया पेपर में। ठीक है, तो जो कई लोग को डाउट होता है सर लंबा सेशन होता है, उसका रीजन यही है कि हम सब कुछ कवर करते हैं। ये वॉशिंगटन डीसी में है। 109 मेंबर कंट्रीज है। अजय पाल सिंह बांका प्रेसिडेंट है। अंशुला कांत इसके एमडी हैं। इसका मेन काम है पॉवर्टी कम करना और डेवलपमेंट पे फोकस करना। बाकी जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम है वो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों जो है वो दिए हुए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं सर। मोदी जी बने हैं लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एवर। मोदी जी को इस बात के लिए बधाई। 10th जून को ही बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग कंटिन्यूसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। 4,399 कंटिन्यूस डेज तक ये ऑफिस में रहे। इन्होंने शपथ ली थी 26 में 2014 को, और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स को इन्होंने दोस्तों आपका जो है वो सर्व किया था। टोटल में 4,399 डेज इनका हो चुका है, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग कंटिन्यूसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। टर्म है इनका 4,399 डेज का, और ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स कर चुके हैं। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड जो है उसको यहाँ पर ब्रेक किया है। इसके अलावा पिछले साल इन्होंने इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड ब्रेक किया था 4,078 डेज का, और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू का ब्रेक कर दिया है। ही इज ऑल्सो द इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। इसमें अगर इनके स्टेट गवर्नमेंट का जो टेन्योर है उसको भी ऐड कर दें तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग आपका हेड है किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के। 8,931 डेज इनका टोटल एक इलेक्टेड ऑफिस में समय रहा है, और इनका कंबाइंड टेन्योर जो रहा है यहाँ पर एज चीफ मिनिस्टर गुजरात, वो यहाँ पर रहा है। और इन्होंने सरपास किया है पवन कुमार चामलिंग के रिकॉर्ड को। इसके साथ उनके रिकॉर्ड को भी इन्होंने यहाँ पर ब्रेक किया है। ठीक है, एक सवाल अब देखो यार, पेपर ना बैंक का बड़ा खुराफाती है। कुछ सवाल पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी आने लगे हैं, जैसे कि आरबी सिस्टम सवाल आया था कि एग्रीकल्चर कौन से लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट में, तो आंसर होगा कॉन्करेंट लिस्ट में। वैसे ही स्टैटिक पार्ट पॉलिटी का भी आ सकता है। तो पीएम को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 75। ठीक, और लोकसभा में ये जो गवर्नमेंट होते हैं उसके लीडर होते हैं। इनके समकक्ष, इनके ऑपोजिट पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं जो राहुल गांधी हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है लोकसभा की वो 52 मेंबर्स की होती है टोटल मिला के, इलेक्टेड नॉमिनेटेड, और वो आर्टिकल 81 में है। ठीक है जी जी, तो ये स्टैटिक पार्ट भी यहां पर पेपर में आपसे आ सकता है।
फिर दोस्तों भारत का जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसका डेटा सेट आया है, डेटा उसको लेकर आया है स्टेट फाइनेंस कमीशन का। उसमें क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। तो रिपोर्ट आई है ऑन डेटा सेट्स फॉर स्टेट फाइनेंस कमीशन। डेटा को रिलीज किसने किया है? मिनिस्ट्री पंचायती राज ने। छूटते ही सवाल आपका बनेगा, इनमें से किस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट ऑन डेटा सेट्स फॉर स्टेट फाइनेंस कमीशन को पास किया है? उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। आपका होमवर्क है मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज कौन है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। यहां पर दिखाया गया है कि कैसे जो रेवेन्यू का मैटर है, फिस्कल मतलब होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू, स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू, कैसे हमने जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसको डिसेंट्रलाइज किया है। सेंट्रलाइज क्या होता है? ऊपर से पैसा आ रहा है डायरेक्टली। यहां पर क्या होता है? पैसा आया, बांटा गया और फिर नीचे और बांटा गया। अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग आपके केंद्र बने हुए हैं, उनसे उन सेंटर से पैसा बांटा गया, जिसमें आपके पंचायती, जिसमें ग्राम सभा, पंचायत सभा, ये सब चीजें भी आती हैं। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में डेटा आया है और स्टेट फाइनेंस कमीशन को आर्टिकल 243 के तहत आपका मिला है एक उन्हें एक सिग्निफिकेंस। आपका होमवर्क है, फिर से लिख लीजिए सर, आज बहुत होमवर्क होगा, कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है। जहां तक मुझे याद आ रहा है मां शक्ति आर्टिकल 280 में है। आज से 2 साल पहले क्लर्क के पेपर में सवाल आ चुका है कि हाँ, सवाल आ चुका है कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन का जिक्र है। अगर फाइनेंस कमीशन का जिक्र वहां पर है तो जो आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन उसका जिक्र जो है वो आर्टिकल 243(1) में है, ठीक है। और इसे बनाया गया था अंडर दी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ये कॉन्स्टिट्यूट होता है बाय एवरी स्टेट गवर्नमेंट एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल पे इसे दोस्तों बनाया जाता है और हर 5 साल पे फिर से कमीशन, जैसे कि आपका बनता है सेंटर में, वैसे यहां पर भी आपका सेटअप आपका दोस्तों किया जाता है। रिपोर्ट को रिलीज किया, ये जो रिपोर्ट है आपकी, एक सेकंड रुकिएगा। ये जो आपकी रिपोर्ट है स्टेट फाइनेंस कमीशन की, इस रिपोर्ट को ने डेटा यहां पर प्रेजेंट किया है। इसमें मेन रोल प्ले किया है वी अनंत नागेश्वरन ने। मैं जरा इसको आपको जूम कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। इन्होंने रिपोर्ट को रिलीज किया है। ये कौन है? ये भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। ये 3 मुद्दों पे बात करती है, उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे। और इनमें 2 डेटा अवेलेबल है, पंचायत का और स्टेट फाइनेंस कमीशन का। इनका डेटा यहाँ पर अवेलेबल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रिलायबल डेटा हमें चाहिए। बेटर डेटा होगा तो बेटर गवर्नेंस करेंगे। रिलायबल डेटा, टाइमली डेटा और लोकल लेवल का डेटा होगा तो हम मैनेज करेंगे। यहाँ पर जो डेटा हमको दिया गया है वो ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर है, रोड्स के हालत के ऊपर है, स्ट्रीट लाइटिंग के ऊपर है और आंगनवाड़ी सर्विसेज को लेकर है। मेरा आपसे सवाल है सर, आंगनवाड़ी सर्विसेज में आशा वर्कर्स आपका वर्क करती हैं, आशा का फुल फॉर्म क्या है और उनका सैलरी कितना होता है? ये भी होमवर्क है प्लीज। ये सब मैं आपसे बहुत ही घुस के आपको पूछ रहा हूं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ऐसे सवाल पेपर में आ चुके हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, हवा में बात नहीं कर रहा, सवाल आ चुका है कि आशा वर्कर का फुल फॉर्म क्या है। मतलब बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये वाली क्लास जो है ना, भले रिकॉर्डेड है लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास। इसीलिए मैं इसको पेड बैचेस में भी इस क्लास को एज अ डेमो दूंगा, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। समझ रहे हैं आप? इसको मैं डेमो में दूंगा लेकिन ये क्लास यूट्यूब पे भी फ्री होगी, जो कि आप अभी देख रहे हैं। तो आशा वर्कर्स एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर में आता है। इनफैक्ट अगर मैं सच बोलूं तो विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लर्कल और पीओ करंट अफेयर्स का। मतलब अगर आप नॉन बैंकिंग, नॉन फाइनेंशियल पे जाओगे ना, गवर्नमेंट स्कीम्स पे भी जाओगे या किसी पे जाओगे, तो विमेन ओरिएंटेड करंट अफेयर्स बहुत आते हैं। तो आशा का फुल फॉर्म क्या है और उनका क्या सैलरी होता है, वो यहां पर वर्क भी आपकी दोस्तों जो है वो करती हैं। रिकमेंडेशंस में पंचायत लेवल पर डेटाबेस होना चाहिए, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको याद होगा इसका सेकेंड फेज अभी लॉन्च हुआ था, जहां तक मुझे याद है मां शक्ति। और अगर आपको याद होगा, ज़ॉम्बी मोड ऑन करें तो जो सेकेंड फेज है उसका अभी हाल ही में एक उसको नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड भी आपका मिला है। कौन सा मिला है, गोल्ड या सिल्वर, प्लीज चेक करिएगा। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन पे आपके सेल्स बनेंगे जो डेटा कलेक्शन पर, रिसर्च पे, टेक्निकल एनालिसिस पे काम करेंगे। फिर एक स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बनेगा जो पूरा अकाउंटिंग को जो है वो आपका दोस्तों मैनेज करेगा। उसके बेसिस पर ये काम आपका किया जाएगा। तो बेसिकली ये सारा इस डेटा में, इस इंडेक्स में आपका जो है वो दोस्तों दिया गया है।
फिर दोस्तों वाराणसी बनी है पहली सिटी अंडर इंडियाज इजी कनेक्ट मॉडल फॉर नेशनल ट्रैवल। सरकार का एक इजी कनेक्ट मॉडल है, उसमें जो पहला शहर चुना गया है जहां से राष्ट्रीय ट्रैवल आसान होगा, आसान किया जाएगा, वो आपका बनारस होगा, वो वाराणसी होगा। यहाँ पर स्क्रीन पे देखिएगा, यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन राम मोहन नायडू उन्होंने अनाउंस किया कि वाराणसी उत्तर प्रदेश विल बी द फर्स्ट सिटी टू बी इंटीग्रेटेड इनटू इंडियाज इजी कनेक्ट एविएशन मॉडल, और इसको अनाउंस किया जून 2026 के अंदर ही। इजी कनेक्ट की बात करें तो ये एक हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल है। हब मतलब होता है केंद्र, सेंटर, उस सेंटर के अलग अलग आपके नोड्स होंगे, अलग अलग उसके सब सेंटर्स होंगे, उनसे आपका बनाया जाएगा, जहां पर एक सेंटर पे सारा कुछ मैनेज किया जाएगा, बाकी सेंटर्स पे उस सर्विसेज को अवेल कराया जाएगा, जैसे कि इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज, जैसे कि बैगेज प्रोसेसिंग, उनको एक ही सेंटर पर आपका मैनेज किया जाएगा। तो मान लेते हैं कि एक आपका हब एयरपोर्ट है, ठीक है, जहां से डायरेक्ट ट्रांसफर होता है दुनिया के अलग अलग देशों में। इसका एक स्पोक एयरपोर्ट होगा जहां पर फॉर्मेलिटी आपकी करा दी जाएगी, जहां पर बैग प्रोसेसिंग आपकी करा दी जाएगी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, बनारस में आप हैं, ठीक, वहां से आपको जाना है यूरोप। अब बनारस से अभी भी और बहुत मुश्किल है आने वाले 5 सालों में कोई यूरोप में कोई फ्लाइट जाएगी, तो सच बात है, फैक्ट बात है, मतलब मुश्किल है। होगा क्या, अभी तक क्या होता है, अभी तक आप बनारस से दिल्ली जाओगे, दिल्ली में आपका इमिग्रेशन होगा, वहां पर आपका बैगेज प्रोसेस होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर आपका वो सारा काम हो जाएगा, आप हब एयरपोर्ट पे जाओगे, यहां पर आपका लैंडिंग वैंडिंग होगा, जो भी होगा, यहां पर आपका क्या कहते हैं उसको, अच्छा वर्ड है, डाउन टाइम, डाउन टाइम वर्ड नहीं है, लेओवर, यहां पर लेओवर होगा, और फिर डायरेक्टली आप ट्रैवल कर जाओगे, ठीक है। हाँ, तो ऐसे कुछ ट्रैवल आपका दोस्तों होगा, इनफैक्ट बिना रुके भी ट्रैवल आपका पॉसिबल हो सकता है। फेज 1 में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, राजकोट ये आपके हब बनेंगे, और इनसे इन 17 डेस्टिनेशंस का आपका जो है वो ट्रैवल हो जाएगा। इंप्लीमेंट किया है इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, और पहला जो रूट होगा वो आपका वाराणसी दिल्ली होगा, जहां पर वाराणसी फिर दिल्ली में रुककर लेओवर करके वहां पर से दुनिया में आप ट्रैवल कर पाओगे। आपका टाइम बचेगा ना फिर। अभी तक क्या है कि आप पहले बनारस से दिल्ली आओ, दिल्ली में वेरीफाई करो, इमिग्रेशन करो, फिर जाओ, वो सारा काम कहाँ हो जाएगा, आपके जो ओरिजिन एयरपोर्ट था वहां पर। तो ये इजी कनेक्ट प्लेटफॉर्म को, इजी कनेक्ट फीचर को लॉन्च किया गया है। फिर दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रोक्योर किया है 20 जीएनएसएस जैमर्स को, जो नेवी की ऑपरेशन सेफ्टी की बात करेंगे। This is coming on the brink of a lot of negative press for us, a lot of very discouraging news for us, because for 3 consecutive days 3 of our private yet vessels have been attacked, और 3 इंडियन सेलर्स की उसमें डेथ हुई है। एंड इनफैक्ट ओमान नेवी ने हमें काफ़ी हेल्प किया उसको बचाने में, लेकिन इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, एंड स्ट्रिक्ट एंड रिमीडियल एक्शन शुड बी टेकन ताकि ये दोबारा ना हो, यूएस ऐसा ना करे। तो उसी में दोस्तों जीएनएसएस जैमर्स को इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रोक्योर किया है फॉर द नेवी, और इससे जो सेफ्टी है उसको बेटर किया जाएगा। ये 20 आपके एनहांस्ड केबिलिटी जीएनएसएस जैमर्स होंगे, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, और इसको बाय इंडिया करेगा, इसको इंडिया में डिजाइन किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इसमें 75% कंटेंट जो होगा वो भारत में बनेगा, मतलब जो इसमें रॉ मटेरियल यूज होगा उसका 75% जो है वो रॉ मटेरियल आपका भारत में, सिर्फ भारत में ही लिया जाएगा। जीएनएसएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, मतलब जीपीएस सुना है ना आपने, जीपीएस जो लोकेट करता है आपके लोकेशन को फ्रॉम अ सैटेलाइट, तो ये उसको जैम करेंगे, तो वो जो शिप होगा उसका जीपीएस लोकेशन जो होगा ना वो ट्रैक नहीं हो पाएगा। उसके लिए इन जैमर्स को यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लिया है, उसका बजट लिया है 449 हाँ कितना अमाउंट है, अमाउंट है इसका, एक सेकेंड, अमाउंट है यहाँ पर इसका 4 कितना करोड़ है यार, एक सेकेंड, इसका अमाउंट है आपका, अमाउंट कहाँ गया भाई, अमाउंट है 49 करोड़ का, ये अमाउंट यहाँ पर एलोकेट किया गया है। फिर दोस्तों एमओयूज पे आते हैं, एमओयूज की चर्चा करते हैं। एमओयू का फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट इज बेसिकली अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज, वो एमओयू का नाम होता है, ठीक है। रैपिडो ने पार्टनरशिप की है विद एमओआरटीएच, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज,
उनके साथ पार्टनरशिप करके वो राहावीर स्कीम को प्रमोट करेगा। हमारे इथेनॉल बाबा प्रणाम कीजिए, अब इनका नया नाम होगा आइसोब्यूटेनॉल बाबा। ये इथेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, आइसोब्यूटेनॉल को डीजल में और इथेनॉल को हमारे पेट्रोल में। तो रैपिडो ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के साथ पार्टनरशिप की है और राहावीर स्कीम को के तहत इसको प्रमोट किया जाएगा। बेसिकली अवेयरनेस फैलाई जाएगी राहावीर स्कीम के बारे में। करीब 4 लाख रैपिडो कैप्टन्स ने राहावीर प्लेज लिया है और ये अब तक का हाईएस्ट सबसे बड़ा गिनीज बुक का प्लेज है फॉर रोड सेफ्टी। इसमें सिटीजन्स को, बाय स्टैंडर्ड्स को इंकरेज किया जाएगा कि आप लोग रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को हेल्प करें। फोकस किया जाएगा ऑन असिस्टेंस ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। इनका एम होगा रिड्यूस फैटिलिटीज एंड इंप्रूव रिकवरी आउटकम्स फॉर आफ्टर एक्सीडेंट्स। और जो फर्स्ट आवर होगा आफ्टर रोड एक्सीडेंट का, जिसको गोल्डन आवर कहते हैं, उनमें इंश्योर किया जाएगा, इंकरेज किया जाएगा लोगों की आप इस पर्टिकुलर समय में इंकरेज करें और इंश्योर करें कि आपके जो मतलब जो भी आपके जो भी वो एक्सीडेंट विक्टिम्स है उनको वहां सहायता मिल सके। तो उसके लिए पूरा ये अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। राहावीर स्कीम की बात करें तो राहावीर स्कीम आपकी एक गुड समारिटन इनिशिएटिव है, जिसके तहत हम ऐसे लोग को इंकरेज करेंगे जो रोड विक्टिम्स को हॉस्पिटल पहुंचा सकें, उनकी लाइफ बचा सकें। इसे सेक्शन 134A के तहत बनाया गया है ऑफ द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, और गोल्डन आवर पहुंचा सके इन द विद इन 1 आवर ऑफ द एक्सीडेंट, ताकि उसकी जान बच सके। तो उसी को प्रमोट करने के लिए रैपिडो के साथ यहाँ पर टाई अप आपका किया गया। स्टेट्स पे आते हैं सर। अंडमान आइलैंड्स ने रिकॉर्ड बनाया है फॉर अंडर वाटर ह्यूमन टावर। Andaman Islands has set a Guinness World Record for the tallest human stack underwater. डेट है आपका 3 मई और लोकेशन है आपका लाइट हाउस डाइव साइट स्वराज द्वीप में। और ह्यूमन स्टैक फॉर्म किया गया है बाय 14 स्क्यूबा डाइवर्स, जो यहाँ पर उन्होंने एक ह्यूमन टावर बनाया और ये अंडर वाटर रहे आपके 3 मिनट्स तक। और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है एक तरह से। और इस आइलैंड ने अचीव किया है रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग अनफर्ल्ड अंडर वाटर भी। यहाँ पर भारत का जो आपका फ्लैग है उसको भी अनफर्ल किया गया है और इस स्वराज द्वीप पर उन्होंने किया है, जो कि हैवलॉक आइलैंड जिसका नाम पहले था। और स्कूबा डाइविंग मरीन टूरिज्म के लिए काफी पॉपुलर है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें 1955 से लगातार दिया जा रहा है और इस बार इसको दिया गया है फॉर द टॉलेस्ट ह्यूमन स्टैक अंडर वाटर। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखो भी कुछ ऐसा आपका दोस्तों जो है वो बना हुआ है। एक आपका होमवर्क फिर से, आज बहुत सारा होमवर्क है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के नेशनल पार्क्स मेरे हिसाब से इस बार पेपर में आ सकते हैं। वहाँ पर अभी क्या हो रहा है, एक वहाँ प्रोजेक्ट है आपका द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बारे में इंटरव्यू में इस बार आ सकता है क्योंकि बहुत ही कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है। तो उसके प्रोज एंड कॉन्स एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। संडे अच्छा संडे है, दिन है, खाली बैठे होगे, अगर खाली बैठे होगे तो बुरा मत मानना। अगर कभी खाली समय मिले तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में भी आप अंडमान निकोबार के केस में पढ़ सकते हो, क्योंकि वो भी अभी आजकल न्यूज में बना हुआ है। फिर इंपॉर्टेंट डेज पे आते हैं सर। वर्ल्ड अक्रेडिटेशन डे ऑब्जर्व किया गया जून 9 को। 9 जून को ये डे आपका ऑब्जर्व दोस्तों जो है वो किया गया है। 9 जून को ये आपका होता है। इसका थीम है इनोवेशन, ट्रस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, द पावर ऑफ अक्रेडिटेशन। उस थीम पर आपका दोस्तों जो है ये डे आपका बेस्ड है। नेशनल आर्काइव्स डे ऑब्जर्व किया गया 9 जून को। इसका थीम है #आर्काइव्स फॉर जस्टिस, राइट्स, मेमोरी एंड फ्यूचर्स। उस थीम पर बेस्ड है। इसका हफ्ता एक पेपर में आ सकता है। 8 से 12 जून तक इंटरनेशनल आर्काइव्स वीक को जो है वो हमने अभी हाल फिलहाल में सेलिब्रेट दोस्तों जो है वो किया है। अपॉइंटमेंट्स पे आते हैं सर। ADLV ने अपॉइंट किया अरुण मेहता को अपना MD एंड CEO। नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर भारती राजा का डेथ हुआ द एज ऑफ 84 इन चेन्नई। बकवास नहीं करना चाहता, लेकिन when you are in 80s then it is one of the last later stages। मेरी दादी की उम्र भी है और मुझे बार बार क्यों लगता है डेस्परेशन कुछ करने का लाइफ में, क्योंकि every passing day I'm growing older, I'm getting older and to my fortune I know what I want to do in the next year, in the next 6 months। बस भगवान से मानता हूँ कि मुझे हेल्थ दे, मुझे सद्बुद्धि दे कि मैं उस काम में आगे बढ़ूं। जैसे कि मैं आप बार कह चुका हूं कि मैं रोज अपने आप को बेटर कर रहा हूं करंट अफेयर्स में, रोज अपने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट ला रहा हूं ताकि इतू सा भी कमी ना बचे। एंड इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। कभी मैं बेस्ट नहीं हो पाऊंगा लेकिन बेटर हो पाऊंगा। वैसे आपके साथ भी है, मॉक टेस्ट में कभी आप बेस्ट नहीं हो पाओगे एंड बेस्ट एक बहुत ही टेम्पररी मैटर है। आज टॉप किया है, कल सेकंड आ जाओगे। अल्टीमेटली आपको जब तक एग्जाम ना हो तब तक मॉक्स में स्कोर को लगातार ग्रो करना है, कट ऑफ से ऊपर रखना है ताकि इवेंचुअली पेपर आपका निकले। प्लीज 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 फोकस ऑन द जर्नी, नॉट ऑन द रिजल्ट, बिकॉज वो आपके हाथ में नहीं है।
उस दिन आपकी बस छूट गई, ट्रेन छूट गई, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। अल्टीमेट इशू इज कि अल्टीमेट मोटिव इज कि इस जर्नी को आपको सही तरीके से जीना है ना, आपको बैलेंस तरीके से जीना है, बर्नआउट नहीं होना है और बैलेंस तरीके से जीना है, वही मैं कर रहा हूं। तो जब कभी मैं एज की बात करता हूं सर, आई डू नॉट वांट टू डाई अ मैन हु हैज अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। हाँ, रहेंगी ड्रीम बहुत सारे अनफुलफिल्ड, एग्री, अग्रीड, लेकिन 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 ट्राई करना बनता है ना। और आप अगर मेरे साथ रहे, एग्जाम देने के बाद, बैंकर बनने के बाद, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो आप खुद देखोगे कि मैं कोशिश तो करता रहूंगा अपने आप को बीट करने को, अपने आप को बेटर करने का, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो मेरे बकेट लिस्ट में हो, चाहे वो सब्जेक्ट लिस्ट में हो, मैं अपने आप को बेहतर और बेहतर करता रहूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली आई एम अलाइव एंड बीइंग अलाइव इज इनफ। ठीक है, बहुत ज्ञान हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो इनका डेथ अभी हाल ही में दोस्तों जो है वो हो चुका है। स्पोर्ट्स पे आते हैं। सृष्टि किरण ने जीता है, टॉप किया अंडर 13 टेनिस रैंकिंग्स आफ्टर 5 ITF टाइटल्स। सृष्टि किरण फ्रॉम बेंगलुरु वर्ल्ड नंबर 1 है अंडर 13 टेनिस प्लेयर, और उन्होंने लगातार 5 ITF जूनियर टाइटल जीते हैं। वो रनर अप रही ITF वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर्स में, और उनकी रैंकिंग ओवरऑल ITF जूनियर में आप 57 है, और शी इज द हाईएस्ट रैंक अंडर 13 प्लेयर इन द वर्ल्ड। और उन्होंने 8 रैंकिंग टूर्नामेंट्स खेलकर ही ये रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम दोस्तों कर लिया है। ITF बॉडी है टेनिस की, ये बनी 1913 में, पेरिस में, हेडक्वार्टर भी लंदन में है। डेविड होगर्टी इसके प्रेसिडेंट है। डेविस कप, बिली जीन कंग कप, होपमन कप, ये सब ये दोस्तों जो है वो आपका कराती है। फिर सविता श्री भास्कर, ये हम ऑलरेडी कल उस दिन चर्चा कर चुके थे, तो ये अब चर्चा नहीं करेंगे। बाकी ये आपके सामने दोस्तों हमारा ज़ॉम्बी मैजिक है। RBI ने ये पहले 3-4 कर चुके हैं ना। हाँ, इंश्योरेंस एजेंट का बेस जो है वो आपका इंक्रीज किया है तो 54.45 लाख, 5.45 लाख टोटल इंक्रीज है। टोटल में 61 आपके कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं, जिनमें बैंक NBFCs हैं, जिनमें बैंक की संख्या आपकी 237 है। फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस, ये सेकंड 2.0 इसका लॉन्च हुआ है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए, जहां पर लार्ज MFI को काउंट किया जाएगा जिसका कैपिटल 1000 करोड़, मतलब इतना उसे गारंटी जो है लार्ज MFI को आपको दिया जाएगा। इसमें अलग अलग होगा, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल को टोटल अमाउंट का 80% दिया जाएगा, मीडियम को 75% दिया जाएगा, और लार्ज को 70% दिया जाएगा। और 31 अगस्त 2026 तक ये एक्सटेंड आपका तब तक ये चलेगा। फिर ओमान इंडिया फंड ने एग्जिट किया कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को, और उन्हें 3.65% स्टेक जो है वो आपके सेल किए हैं। मेटा का पहला एयर डेटा सेंटर बनेगा जामनगर गुजरात में, जिसके रिलायंस के साथ उसने टाई अप किया है। फिर साउथ एशिया फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन के तहत वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया अपना सैपलिंग, और जिसके तहत वो कोशिश करेगा दुनिया भर में प्रॉपर मैनेजमेंट करने की इन टर्म्स ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक है, बाकी इसका क्विज एक बार देख लीजिएगा, क्विज भी अवेलेबल होगा। बाकी ऑफर चल रहा है, एक्सटेंडेड ऑफर हमारा, ज़ॉम्बी कोड है प्रीमियम के लिए, उस पर आपको मिलेगा एक्सटेंशन भी कई मंथ्स का, और ज़ॉम्बी है फॉर रिन्यूअल। अगर आप ज़ॉम्बी यूज करेंगे तो मुझे बेनिफिट होता है उसका, वो एक सूचक है कि कुछ सर के थ्रू बच्चा आया है प्रीमियम पे, ये उसका इंडिकेटर है। ज़ॉम्बी सूचक है कि कुछ सर की वजह से रिन्यू किया है मैंने, क्योंकि बहुत बढ़िया पढ़ाते कुछ सर। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी कोड यूज करें, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ज़ॉम्बी यूज करें फॉर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, और ज़ॉम्बी यूज करें फॉर द रिन्यूअल, क्योंकि मैं लिंचपिन बनना चाहता हूं इस ऑर्गेनाइजेशन का। समवन हु इज अनटेनेबल, समवन हु इज वेरी 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 हार्ड वर्किंग, वेरी प्रोडक्टिव, वो बनना चाहता हूं, उसमें आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग। बाकी थैंक यू सो मच, एंड मुलाकात करेंगे अब आपसे हम मंडे को। अगर मुझे टाइम मिला संडे को तो मैं आज की करंट अफेयर्स को कल ही डिस्कस कर लूंगा, अगर टाइम मिला। मैं कोशिश पूरी करूंगा, और जहां तक है 50-50 है, मैं किसी होटल में जाकर रुक जाऊंगा, वहां वाईफाई यूज कर लूंगा, लेकिन आई ट्राई। अगर नहीं हो पाया तो मंडे को हम उसको कंटिन्यू करेंगे, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं जितना फोकस्ड होना चाहता हूं उतना मैं हूं, अपने आप को और बेहतर करना चाहता हूं, वो मैं कर रहा हूं। आपको भी कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, लेना चाहिए। अगर आप जिंदा हैं, अगर आप केपेबल हैं, जब तक फैमिली में कोई इशू नहीं है तब तक देयर कुडंट बी एनी एक्सक्यूज। हेल्थ केयर है, दैट इज ओके, आप रिकवर कर सकते हो, अगर हो सके तैयारी कर सकते हो। बारिंग दैट और कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मेरा मूड नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, आज ये हो गया, आज मेरा बर्थडे था, आज मेरा एनिवर्सरी था, आज मेरे को यहाँ जाना था, नहीं। आप नोटिस किया होगा कि अगर मुझे कहीं जाना भी होता है तो मैं रिकॉर्ड करके जाता हूँ। मतलब 2 साल में 2 ही 3 रिकॉर्डिंग की है मैंने, 2 ही 3 4 मैक्सिमम, लेकिन गया है क्लास।
तो वो मैं इंश्योर कर रहा हूँ। 5 क्लासेस ऑन इन द पेड बैच वो हमेशा हुई है, हर हफ्ते हुई है, और ये तो 6 डेज है सर, 6 डेज द वीक मैं करता हूँ। यही अगर आप करते रह जाएंगे, हिंदी में कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, असरी आवत जाति सिर पर निशान, वो आपको यहाँ पर हेल्प हो जाएगा। विद दिस थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड मुलाकात करेंगे। प्लीज़ आप लोग सब लोग याद रखिएगा मुझे, दुआ में याद रखिएगा, और मिलेंगे आपसे मंडे को। मोस्ट प्रॉब्ली संडे को मिल सकते हैं, लेकिन मंडे को तो 100% आपसे स्मार्ट बोर्ड से करंट अफेयर्स में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।